जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो हम आज बात करेंगे ताम्र पाषाण काल पर। हमने पिछली क्लासेस लिया जो पाषाण काल से हमने शुरुआत किया था इतिहास का, जिसमें हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पर बातचीत कर लिया था। आज हम ताम्र पाषाण काल को देखेंगे। तो जब ताम्र पाषाण काल की हम शुरुआत करते हैं तो इनमें आप तीन चीज देखेंगे जो विशेष है। ताम्र पाषाण काल में देखेंगे आप, इस समय के जो लोग थे ये जानवर तो पालते थे, लेकिन उनका दूध पीना इनको ऐसा लगता था कि शायद पाप पड़ता है। यहाँ तक ये दूध धोना तक नहीं जानते थे। और ये जब इनके कोई परिवारजन के सदस्य या फिर इनके कोई रिश्तेदार होते थे, उनको दफनाने जब वो खत्म होते थे तो उनको दफनाने के लिए उनको शमशान घाट नहीं ले जाते थे, बल्कि अपने घरों के भीतर बड़े बड़े गड्ढे खोद करके दफनाते थे। तो हम जानेंगे कि इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। जब हम ताम्र पाषाण काल से शुरुआत करते हैं तो देखते हैं हम कि ताम्र पाषाण काल, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, ताम्र का मतलब हो जाता है तांबा, पाषाण का मतलब पत्थर और काल का मतलब आपका समय। यानी हम जब ताम्र पाषाण काल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस समय पर लोग तांबा और पत्थर दोनों चीजों का उपयोग करते थे। यानी जब तांबे और पत्थर दोनों चीजों का उपयोग होता है उस समय को हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ठीक। जो ताम्र पाषाण काल है आपका, ये आपके नव पाषाण काल के बाद, नव पाषाण काल के ठीक बाद के समय को हम ताम्र पाषाण कहते हैं। तो आप लिख लीजिए, पहला पॉइंट नोट कीजिए, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल नव पाषाण काल के नव पाषाण काल के ठीक बाद का समय है। ठीक बाद का समय है। ठीक। इस समय के लोग तांबे व पत्थर दोनों का उपयोग करते थे। दोनों का उपयोग करते थे। ठीक। हम ताम्र पाषाण काल की बात करते हैं तो ताम्र पाषाण काल आपके नव पाषाण काल के ठीक बाद का समय। जो इस समय के लोग थे वो पत्थर के साथ साथ में जो है एक धातु, तांबे धातु की एक नई धातु की खोज की, जिनका उपयोग करते थे। यहीं पर आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि सबसे पहले खोजी जाने वाली खोजी जाने वाली धातु कौन सी थी आपकी? तांबा। आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आ चुका है और आगे भी आने की उम्मीद है कि सबसे पहले कौन सी धातु की खोज हुई थी। तो जो सबसे पहले धातु की आपकी खोज हुई थी वो तांबे की खोज हुई थी। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ताम्र पाषाण काल का हमने एक अर्थ समझा कि ताम्र पाषाण काल जो है नव पाषाण काल के ठीक बाद का समय है, जिसे हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। इस समय के जो लोग हैं ये तांबे और पत्थर दोनों का उपयोग करते थे। सबसे पहले जो खोजी जाने वाली धातु है वो तांबा है। हमने आपको नव पाषाण काल में बताया था कि उस समय के जो लोग हैं वो पत्थरों का ही उपयोग करते थे। यानी पूरा पाषाण काल में आप देखेंगे तो पाषाण काल में लोग पत्थरों का ही उपयोग करते थे। उसमें थोड़ा उन्नत उपकरण का उपयोग करने लगे। अब जब आप ताम्र पाषाण काल की तरफ पढ़ेंगे तो इसमें लोग पत्थर के साथ साथ धातुओं की उनको समझ हो जाएगी और धातुओं का उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे, जिससे उनकी कृषि व्यवस्था जो है वो थोड़ी सी उन्नत होगी और नई नई फसलों को उगाने में और नई नई कृषि उपज भूमि को तैयार करने में ये तांबा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और नई संस्कृतियों की जो नींव है वो आपका यही तांबा रखने में बेहद मदद करता है। तो ताम्र पाषाण काल का हमने अर्थ समझा। अब हम देख लेते हैं कि ताम्र पाषाण काल का वितरण कैसे है, इसका कालखंड कैसे है, एक बार हम वो भी समझ लेते हैं। देखिए, एक बार आप समझिए, जब हम ताम्र पाषाण काल पर आते हैं तो मान लीजिए ये आपका पूरा भारत है, ये भारतीय उपमहाद्वीप है। जब हम ताम्र पाषाण काल, अब आप चलिए ताम्र पाषाण काल में हम आपको ले चलते हैं। ठीक। जब आप ताम्र पाषाण काल में देखेंगे जाकर के
तो इसमें पर संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारी संस्कृतियां ऐसे फैली हुई हैं। पूरे भारत के भूभाग पर ऐसी बहुत सारी संस्कृतियां फैली हुई हैं। संस्कृतियां क्या है? गांवों को ही हम संस्कृति नाम दे देते हैं और सभी संस्कृतियों का यहाँ पर अलग अलग नाम होगा। यानी जब लोग समूह बना करके साथ में रहना प्रारंभ करेंगे, उनके जो क्रियाकलाप हैं वो जो समूह के लोग हैं उनके एक समान होंगे, उन्हीं को हम संस्कृति कहने लगते हैं। तो जब आप ताम्र पाषाण काल में देखेंगे तो इस समय पर भारतीय भूभाग पर बहुत सारी संस्कृतियां फैली हुई हैं। इन सभी संस्कृतियों के अलग अलग नाम हैं और लगभग सभी संस्कृतियां, इस समय की जितनी ये संस्कृतियां हैं, ये सभी संस्कृतियां तांबे का उपयोग करती हैं। इसीलिए हम इसको ताम्रपाषाण काल में इन संस्कृतियों को पढ़ते हैं। ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपका उत्तर पश्चिम भारत, मान लीजिए ये क्षेत्र आपका उत्तर पश्चिम भारत, यहाँ पर कुछ संस्कृतियां आपस में जुड़ेंगी और जुड़ करके यहाँ पर वो क्योंकि आप मैंने बताया कि ये सारी संस्कृतियां लगभग तांबे का उपयोग करती थी, लेकिन यहाँ उत्तर पश्चिम भाग में जब कई संस्कृतियां आपस में मिलेंगी तो ये तांबा, इसके साथ में टिन एक धातु ही है, इन दोनों को मिलाएंगी जिससे इनको एक नई धातु, जिसको हम कांसा कहते हैं, एक नई धातु का निर्माण करेंगे। यानी कई संस्कृतियां जब ये आपस में मिलेंगी, ये भारत के उत्तर पश्चिम भाग की हम बात कर रहे हैं, तो जब ये कई संस्कृतियां आपस में मिलेंगी, ये दो धातु, एक तांबा और टिन, दोनों को आपस में मिलाएंगी तो ये एक नई धातु का निर्माण करेंगी जिसे हम कांसा कहते हैं। और इसीलिए हम इस संस्कृति को कांस्य युग सभ्यता या फिर हम इसी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे का उपयोग करते थे। ठीक है, इसी को हम कांसे को, इसी को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्की ईंटों का उपयोग करेंगे, शहरीकरण यानी ये शहरों का निर्माण करेंगे, नई पक्की ईंटों से बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, उन्नत जल निकासी व्यवस्था, ये सब पाषाणकालीन सभ्यता के जो है विशेषताएं हैं। लेकिन हम चूंकि ताम्र पाषाण काल पर बात कर रहे हैं तो हम उसको देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता नेक्स्ट आने वाली क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। हम इसके कालखंड की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आप देखिए कि कुछ संस्कृतियां ऐसी हैं जो यहाँ पर शहर का निर्माण कर रही हैं, जबकि कुछ संस्कृतियां अब भी ऐसी हैं जो सिर्फ तांबे का उपयोग करती हैं और वो ग्रामीण क्षेत्र में आती हैं। यानी वो छप्पर बना करके घर में रहते थे, उनको कांसे का ज्ञान नहीं था, यानी वो तांबे के साथ टिन नहीं मिलाते थे, बल्कि वो सिर्फ आज भी तांबे का उपयोग करते हैं। ये संस्कृतियों को हम ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति कहते हैं। ठीक। यानी ऐसी संस्कृतियां अब भी विद्यमान हैं जो सिर्फ तांबे का उपयोग करते हैं। आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की इन संस्कृतियों का पतन हो जाएगा, लेकिन जो आपके ताम्र पाषाण की संस्कृतियां हैं, जो लोग सिर्फ तांबे का उपयोग करते हैं, ये हड़प्पा के बाद में भी आपको देखने को मिलेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ हड़प्पा के साथ साथ दिखा, आपके एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। आप अक्सर किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपका जो है पाषाण काल के बाद में आपका ताम्र पाषाण काल और डायरेक्ट हड़प्पा सभ्यता दे रखता है। मतलब आपको क्रम वाइज अगर मिलाने को दे तो आप यही सोचेंगे ना कि पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, जबकि ऐसा वास्तविक रूप में नहीं है। आपको हड़प्पा सभ्यता के बाद भी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। जैसे आप दक्षिण भारत में देखेंगे बहुत सारी संस्कृतियां आपको दिखाई देंगी ताम्र पाषाण काल के पतन के पश्चात भी। तो आप इस चीज को ढंग से जान लीजिए कि अगर आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए तो आपको पता हो कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात भी हमें ताम्र पाषाण संस्कृतियों की, तो जब हम वितरण की बात करते हैं तो ये दो क्षेत्रों से हमें दिखाई देती है, एक हड़प्पाई क्षेत्र से, हड़प्पाई क्षेत्र से, ठीक, और दूसरा जो दिखाई देती है उन्हें गैर हड़प्पाई क्षेत्र से, गैर हड़प्पाई क्षेत्र से। हड़प्पाई क्षेत्र में दो प्रकार की आपको देखने को मिलेंगी संस्कृतियां, एक हड़प्पा पूर्व ताम्र पाषाण संस्कृति, हड़प्पा पूर्व ताम्र पाषाण संस्कृति, और दूसरा आपका उत्तर हड़प्पा ताम्र पाषाण कालीन
संस्कृति। ठीक। हड़प्पा पूर्व का मतलब है कि हड़प्पा से पहले की जो ताम्रपाषाण संस्कृतियां हैं, और उत्तर हड़प्पा का मतलब है कि हड़प्पा के पतन के पश्चात की जो संस्कृतियां हैं, हम उनको उत्तर हड़प्पा ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कहते हैं। इसमें आपके दो चार स्थल हैं, आप याद कर सकते हैं। इसमें आपका एक कालीबंगा है, एक अमरकोट बीजी है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मैंने पहले भी बताया, आप याद करना तो है, याद कर लें। और उत्तर हड़प्पा ताम्रपाषाण काल में आप देखेंगे तो इसमें आपका प्रभास पाटन, सुरकोटदा इत्यादि स्थल देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, जो हम हड़प्पाई क्षेत्र की बात करते हैं, यानी ऐसे क्षेत्र जो हड़प्पा काल से संबंधित है, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर कांसे का उपयोग होता था, ऐसे क्षेत्रों को हम हड़प्पाई क्षेत्र कहते थे। इसमें आप देखेंगे कि हड़प्पा से पहले, क्योंकि मैंने आपसे अभी बताया था इधर कि लगभग सभी स्थलों पर हमें तांबे का उपयोग मिलता है। जितनी भी संस्कृतियां हैं, सभी संस्कृतियों में तांबे का उपयोग मिलता है। मैंने बताया आपसे कि कुछ संस्कृतियां तांबे के साथ टेन मिलाएंगी और उसी को हम कांस्य या फिर हड़प्पा सभ्यता कहने लगेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि कांसा बनने के लिए तांबा होना तो आवश्यक है ना, तांबा होगा तभी तो आप उसमें टेन मिलाकर कांसा बनाएंगे। तो उससे पहले ये लोग भी तांबा का उपयोग करते थे, तो इसीलिए हम इसको कांस्य युगीन सभ्यता से पहले हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कहते हैं। समझे आप? मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए, मैंने आपसे बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग समस्त भाग में तांबे का उपयोग होता था। अब उत्तर पश्चिम भाग में आप देखेंगे कि यहाँ पर तांबे के साथ में टिन मिलाएंगे और इसी को हम हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता कहेंगे। लेकिन उससे पहले जो यहाँ के लोग थे, ये तांबे का उपयोग करते थे, इसीलिए हम इसको हड़प्पा से पूर्व, हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कहते हैं। और फिर इसी हड़प्पा का जब पतन हो जाएगा, उसके बाद में भी लोग पुनः तांबे का उपयोग करेंगे, जिसको हम हड़प्पा या उत्तर हड़प्पा ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कहेंगे। समझ गए आप? देखिए, जैसे आपके गांव में ही होता है ना कि मान लीजिए कोई पहले बहुत गरीब है, उसके बाद में एकाएक वो इतना अमीर हो गया कि उसके बाद बहुत सारा धन हो गया, और फिर वो सारा धन 2-4 साल में उसका चला गया, सब खत्म हो गया, फिर से गरीब हो गया। तो ये एक बैग की अवस्था है कि आप एक बैग ऐसे बहुत ऊंचा गए, फिर नीचे डायरेक्ट चले आए। ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता हुई। हड़प्पा सभ्यता का ऐसे शहरीकरण विकास हुआ और फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन जो आपका ताम्रपाषाण संस्कृति है, ये बहुत लंबे समय तक, यानी ये गुणवत्ता में हड़प्पा सभ्यता से बिल्कुल कम थी, लेकिन कालखंड में देखें तो ये हड़प्पा सभ्यता से ज्यादा समय तक चली ताम्रपाषाण काल संस्कृति। तो आपके दो क्षेत्र हमने देखे, जिसमें आपका हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाण संस्कृति में आपके कुछ स्थल है, कालीबंगा, अमरकोट दीघी, और आपका जो उत्तर हड़प्पा, यानी हड़प्पा के पतन के पश्चात के जो स्थल है, उसमें प्रभास पाटन और सुरकोत्ता वगैरह मिलते हैं। इसके बीच में आपका हड़प्पा, जब हड़प्पा का समय है, यानी जब हड़प्पा सभ्यता आई, जब संस्कृति से सभ्यता बनी, उस खंड को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बीच वाले को हमने पहले का देख लिया, बाद का देख लिया, हड़प्पा का जो समय है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपने हड़प्पाई क्षेत्र देख लिया। अब हम गैर हड़प्पाई क्षेत्र देख लेते हैं। इसमें आप समय खंड भी याद रखिए। जो ये स्थल हमें मिलते हैं, ये लगभग 3600 बीसी से 2600 बीसी तक देखने को मिलते हैं। 2600 बीसी तक। उसके बाद 2600 बीसी से 1900 बीसी तक आपका हड़प्पा देखने को मिलेगा, हड़प्पा काल। और जो आपका उत्तर हड़प्पा ताम्रपाषाण काल है, ये आपका 1900 से लेकर के लगभग 700 बीसी तक देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप एक बार इसके समय को देख लीजिए। थोड़ा सा रोज मोच हो गया है। मैं अब बात हम करते हैं गैर हड़प्पाई क्षेत्र के। ठीक, तो दूसरा आप देख लीजिए, गैर हड़प्पाई क्षेत्र। गैर
हड़प्पाई क्षेत्र। गैर हड़प्पाई क्षेत्र में आपकी बहुत सारी संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। अलग अलग स्थान से आपकी कई सारी संस्कृतियां गैर हड़प्पाई क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। जैसे आप राजस्थान में देखेंगे, राजस्थान में एक आहार संस्कृति, आहार संस्कृति को ही हम तांबावती संस्कृति के नाम से जानते हैं। तांबावती का मतलब होता है कि इस समय के लोग पत्थर को छोड़ करके तांबे का ही उपयोग करते थे, इसीलिए हम इसको तांबावती संस्कृति कहते हैं। ठीक इसी में आपका एक स्थल है गिलंदू। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपके 10-20 बार प्रश्न ऐसे आ चुके हैं सभी एग्जामों में। गिलंदू जो है, यहाँ से आपका पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। वैसे आप देखेंगे ताम्रपाषाण काल के अधिकांश क्षेत्रों में, यानी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के अधिकांश क्षेत्र में आपको कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिलेंगे। एक गिलंदू ऐसा स्थान है जहां पर आपको पक्की ईंटों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राजस्थान में आपने देखा कि आहार संस्कृति। दूसरा हम देखेंगे मध्य प्रदेश में, यहाँ पर आपको दो संस्कृतियां देखने को मिलेंगी मध्य प्रदेश में। एक मालवा, मालवा में आपको सर्वोत्तम प्रकार के, लिख लीजिए आप, सर्वोत्तम प्रकार के मृदभांड, मृदभांड देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। मृदभांड का मतलब है बर्तन। उस समय के लोग भी तांबे के बने हुए बर्तनों का उपयोग करते थे। यानी जो मालवा संस्कृति है, इसमें लोग तांबे के बने हुए सर्वोत्तम प्रकार के मृदभांड का उपयोग करते थे। अब मृदभांड जैसे मान लीजिए कि ऐसे कोई आपका ऐसे बनाया उन्होंने गगरा वगैरह, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि लोग चित्रों, व्हाइट कलर से चित्र भी बनाया करते थे कुछ इस प्रकार का, सबसे अच्छे चित्र। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मृदभांड थे, ये आपका काले या लाल रंग के होते थे। इनका जो कलर होता था वो काले या लाल रंग से होता था। उसके ऊपर ये व्हाइट कलर की ऐसी पट्टियां बनाते थे, जो एक मतलब दर्शाता है कि उस समय के जो मानव की सोचने की क्षमता थी उसमें विकास हो रहा था और उन्नत मृदभांड का उपयोग करने लगे थे वो। ये इस काल की एक विशेषताओं में से एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मध्य प्रदेश से आपने एक देखा कैथा, और दूसरा या तो मालवा, और दूसरा आपका कैथा। नहीं, कैथा से आपको 29 कंगन, यानी 29 कंगन प्लस 2 कुल्हाड़ियों के साथ, 2 कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। ये सब तांबे के बने हुए हैं। कैथा में आप देखेंगे जो कैथा संस्कृति है, इसमें आपके 29 तांबे के कंगन। अरे कोई होगा भाई अपने वाइफ को बहुत प्यार करता होगा, उसने सोचा कि हम बढ़िया कंगन वंगन छुपा के रखें और चुपके से अपने वाइफ को देंगे। जैसे आज है ना कि आप लोग आके छुपा के रखते हैं अपने गर्लफ्रेंड वगैरह के लिए, अपने परिवार लोग वाले सदस्यों से, हैं कि हम चुपके से देंगे उसको। ऐसे आपके जैसे उस समय पर भी लोग थे, उसने 29 कंगन ऐसे छुपा के रख दिया कि हम अपने वाइफ को देंगे। तो कैथा जो है, कैथा से आपको 29 तांबे के कंगन के साक्ष्य प्लस 2 कुल्हाड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। तीसरा आप देखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आपको जारवे संस्कृति देखने को मिलती है। जारवे संस्कृति में बहुत सारे आपके फसलों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, बहुत सारे फसलों के साक्ष्य। ठीक, इसी में आपके दो स्थल और हैं, एक दैमाबाद और एक इमाम गांव। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैमाबाद से आपको तांबे के रथ का एक, मतलब एक तांबे का रथ मिलता है, जो उस
समय की एक उत्कृष्ट विशेषता है। दहमाबाद से आपको तांबे के रथ का साक्ष्य मिलता है, तांबे का रथ। और इमाम गांव से आपके बहुत सारे मृदभांड इत्यादि के साक्ष्य मिलते हैं। तो हमने गैर हड़प्पाई क्षेत्र में देखा कि जो हमारी संस्कृतियां थी ये बहुत सारे भागों में बटी हुई थी। इसमें आपका राजस्थान में आहार संस्कृति को देखने में मिलती है, इसी को हम तांबावती कहते हैं। इसमें आपका जो एक स्थल है गिलन, यहाँ से एक पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं जो इस काल की अपवाद स्वरूप विशेषता है। दूसरा आप मध्य प्रदेश देखते हैं, इसमें मालवा और कैथा दो संस्कृतियां थी। मालवा में आपको सब सर्वोत्तम प्रकार के मृदभांड देखने को मिलते हैं। कैथा से आपको एक 29 कंगन प्लस 2 कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं, जो तांबे के बने हुए थे। महाराष्ट्र में देखेंगे आपको जारवे संस्कृति में फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। दहमाबाद और इमाम गांव, यहाँ पर आपके तांबे का रथ जिसको एक आदमी चला रहा है उसके साक्ष्य मिलते हैं। इमाम गांव से आप बहुत सारे मृदभांडों के साक्ष्य देखेंगे। और यहीं पर आपका विंध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश में ही या फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर का क्षेत्र है, ये गंगा यमुना दोआब कर लीजिए आप। बिंद में 4-5वां, बिंद से आपको दो संस्कृतियां BRW और OCP यानी काले लाल चित्रित मृदभांड और OCP ही मतलब गैर वर्णी मृदभांड के साक्ष्य। यानी इस समय के जो गंगा यमुना दोआब पर आप देखेंगे तो यहाँ के लोग भी काले और लाल बर्तनों का उपयोग करते थे और गैर वर्णी यानी जिन पर कलर नहीं होता था ऐसे बर्तनों का उपयोग करते थे। इन संस्कृतियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो हमने एक बार देख लिया कि संस्कृतियों का वितरण कैसे है। उसमें हमने देखा कि हड़प्पाई क्षेत्र कौन कौन से हैं और फिर हमने देखा गैर हड़प्पाई क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या थी हम उनको देख लेते हैं एक बार, कि आखिर इस काल की विशेषता क्या थी। इस समय पर आप लोग देख रहे होंगे भाई कि हमारे सोशल मीडिया पर टीचरों और फिर जो लोकतंत्र का हमारा चौथा स्तंभ है मीडिया के बीच एक बहुत ही बड़ी वार चल रही है, एक दूसरे को हराने के वार में है, जिसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य पर एक चुनौतीपूर्ण है ना। शिक्षक और आप देख रहे हैं इस समय पर जो आपके सोशल मीडिया पर इतनी सारी चर्चाएं हो रही हैं, यानी मीडिया टीचर्स टीचर्स मीडिया को ऐसे ट्रोल कर रहे हैं और मीडिया टीचर्स को ट्रोल कर रही है। जो टीचर्स अभी कल तक आप देख रहे थे कि स्टूडेंट के पक्ष में यानी क्रांतिकारी आंदोलन का स्वरूप धारण कर रहे थे, आज वो आपस में लड़ रहे हैं। आज हाल की खबर है, खान सर और एक रोशन आनंद सर हैं बिहार के। खान सर से तो सब परिचित होंगे और उनका एक विशेष छवि है शिक्षा जगत में, जिन्होंने क्रांति के रूप में की है। एक बहुत ही बड़ा काम खान सर ने किया है जो शायद ही कोई कर सके। और रोशन आनंद सर हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों आपस में लड़ गए। यानी यहाँ भी तक बात हो रही थी कि नीट पेपर लीक और जितने भी पेपर लीक हैं उसके खिलाफ सरकार या सिस्टम को हिलाने की बात की जा रही थी। सारा शिक्षक वर्ग इकट्ठा हो रहा था। बीच में ऐसा ट्रोल आता है कि खान सर और शिक्षक रोशन आनंद सर दोनों आपस में लड़ रहे हैं, बच्चों को भूल गए, बच्चे इसमें पीछे जा रहे हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है समझिए कि मतलब खान सर एक विशेष छवि है, वो लाखों बच्चों और बच्चों तक ही सीमित नहीं है, वो लाखों परिवारों की प्रथम यानी प्राथमिकता खान सर को जाती है, प्रथम पसंद है उनकी। वो लीड कर सकते हैं, वो अगर सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए तो सिस्टम हिल सकता है, ये पता है सिस्टम को भी। अब चूंकि वो खान सर के ऐसे फंसा रहे हैं कि मतलब खान सर फंस जाए तो हमारे सिस्टम के खिलाफ कोई बोलने वाला ना बचे। अगर खान सर चाहेंगे तो बच्चों के खिलाफ जो भी आंदोलन है उनका सकारात्मक पक्ष हमको मिलेगा, लेकिन जो हमारे लीडर हैं उन्हीं को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है और हमारे स्टूडेंट ऐसे बहके हुए हैं कि खान सर को गिरफ्तार करो, रोशन आनंद सर को गिरफ्तार करो। अरे आप अपने भविष्य में देखिए, टीचर अगर एक नहीं होंगे तो आपका भविष्य अंधेरे में है। आप कभी भी सिस्टम के खिलाफ बोलने में सक्षम नहीं होंगे, ना ही आपको जो भी आपकी मूलभूत मांगे हैं वो आपको मिलेंगी ही। आप देखेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी हमारे जितने भी थे वो भी पत्रकार थे, चाहे राम मोहन राय हो या बाल गंगाधर तिलक हो, सबकी अलग अलग अपनी पत्रकारिता थी।
लेकिन वो लोग क्या करते थे कि सिस्टम के खिलाफ बोलते थे। लेकिन आज के जो पत्रकार भाई हैं, सिस्टम के खिलाफ नहीं, सिस्टम के खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ बोल रहे हैं। ये हमारे देश के दुर्भाग्य है। और मुझे लगता है कि आप लोग इन सब चीजों में टीचर लोग फंस करके ऐसे बात जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। आप अगर लड़ रहे हैं तो आप अपने चीजों को छोड़ दीजिए, आप आपस में लड़ना भूल जाइए, सिस्टम से आप जीतिए, उसके बाद आपस में लड़ लीजिएगा। आप खुद आपस में लड़ेंगे तो सिस्टम को तो एक बहाना मिल जाएगा, उसको चाहिए ही कि आपस में लड़े। आप लोग खुद ध्यान दीजिए ना। और ये बच्चों के साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है। और ये कोई एक दो लोग मिलकर के सिस्टम का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। पूरा शिक्षक समुदाय और जितने भी बच्चे हैं और जितने भी उनके परिवारजन के सदस्य हैं, सभी लोगों को एकजुट होकर के पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तब सिस्टम सुधार करेगा, ऐसे सिस्टम सुधार नहीं करेगा। चलो वो चीज आप लोग टीचर लोग समझें, हम भी एक स्टूडेंट हैं और जो हमारा दृष्टिकोण कहता है मैं वही बता सकता हूँ। तो हमने ताम्रपाषाण काल के वितरण पर बातचीत कर ली। अब हम देखते हैं अ, इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक। ताम्रपाषाण काल की विशेषताओं में सबसे बड़ी जो विशेषता है, आप देखेंगे कि जो पहले की संस्कृतियां थी, चाहे आप नवपाषाण काल देखें, चाहे आप मध्य पाषाण काल देखें, तो उस समय के जो लोग थे वो अधिकांशतः नदियों के इर्द गिर्द बसते थे। यानी ये मान लीजिए नदी है, तो इसके किनारों पे बसते थे, बिल्कुल इस नदी घाटियों के किनारों पर बसते थे। लेकिन जब आप ताम्रपाषाण काल में आएंगे तो इस समय पर लोग नदी नदियों के किनारों से थोड़ा सा दूर, नदी घाटियों से दूर बसना प्रारंभ करेंगे, गांवों का एक नया विकास करेंगे। तो जो सबसे बड़ी विशेषता है कि ताम्रपाषाण काल के लोग ताम्रपाषाण काल की बस्तियां नदियों या नदी घाटियों नदी घाटियों से दूर दिखाई देती हैं। यानी इस समय के लोग कृषि पर निर्भर कुछ हद तक हो गए थे, वो लोग कृषि करना जान गए थे और उनके पास बर्तन थे जिससे वो पानी उसमें रख सकते थे। और इसलिए ये लोग थोड़ा सा नदियों से दूर भी बसना, अपनी बस्तियों का बसाना प्रारंभ कर दिया। दूसरा, आप इस काल में देखेंगे कि इस समय के जो लोग हैं इस काल में शिल्प, पशुपालन, उपकरण इत्यादि अपेक्षाकृत उन्नत देखने को मिलते हैं या दिखाई देते हैं। ताम्रपाषाण काल के लोग उन्नत शिल्पों का उपयोग करते थे। पशुपालन में भी थोड़ा सा बदलाव करेंगे और पशुपालन को अच्छे ढंग से करेंगे। उपकरण में तो तांबे का उपयोग करेंगे, ये तो उन्नत उपकरण है ही है। तीसरी विशेषता आप देखेंगे, जो इस काल के लोग हैं वो मातृ पूजा यानी प्राकृतिक पूजा का इस समय पर प्रचलन हो गया था और पशुओं की पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं। पशुओं का पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ प्रारंभ हुआ इस समय के जो लोग हैं ग्रामीण बस्तियां बसाते हैं। ग्रामीण बस्तियों का निर्माण, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही भाई। ग्रामीण बस्तियों का निर्माण, इसमें लोग छप्पर वगैरह अभी भी गांव में आप देखते होंगे। अगर आप गांव से हैं तो आपको छप्पर भारी मात्रा में देखते हैं। अभी भी लोग, काफी लोग छप्पर रखते हैं। ये खरपतवार के बने होते हैं जो छप्पर होते हैं। तो ताम्रपाषाण के लोग ग्रामीण बस्तियों का निर्माण करते थे और इससे जो है ये जो अपने रहने के लिए छप्पर का निर्माण करते थे। इस समय पर जो आपका मातृ पूजा देखने को मिलता है, पशुओं की पूजा,
का प्रचलन था और शिल्प, पशुपालन, उपकरण इत्यादि में आपको अपेक्षाकृत उन्नत दिखाई देते हैं। ताम्र पाषाण काल की बस्तियां जो नदी घाटियों से थोड़ी सी दूर थी, और इस काल के जो लोग थे वो उत्तर दक्षिण दिशा में लोगों को दफनाते थे। यही प्रचलन आज भी है। आज भी देखेंगे आप हिंदू धर्म में तो जो लोग दफनाए जाते हैं वो उनका जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में उनका शव रख करके लोग दफनाते हैं। ये आज भी प्रचलन बना हुआ है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले ताम्रपाषाण काल से हुई। ठीक, तो इनकी विशेषताएं जो थी मुख्यतः हमने देखा कि कौन कौन सी इनकी विशेषताएं थी। इसमें विशेषताओं में इसमें आप लिख लीजिए, इस समय के लोग पशुओं के दूध पीना पाप समझते थे। मैं बहुत सारे पॉइंट हो गए, बस इतने में ही आपका ताम्रपाषाण काल समाप्त होता है। कल हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता पर। हड़प्पा सभ्यता आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इससे आपको एक दो चार प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप जुड़िए, और आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी अच्छा बुरा है आप कमेंट करके बताएं कि कैसी है क्लास और क्या सुधार करना चाहिए हमको। बाकी हम कल देखेंगे ताम्रपाषाण काल, ओ सॉरी, हड़प्पा सभ्यता। आज हमने ताम्रपाषाण काल पर बातचीत की। जो हमने आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन तब भी आप जानिए, क्योंकि एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न में कुछ भी प्रश्न आपके कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए सब कुछ पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और जो शिक्षा, जय हिंद। हम कल मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के साथ।